आज मेरे दादाजी मेरे को ये बताते हैं कि हम 7 बजे बाद उज्जैन से नहीं निकल पाते थे। हमें डर रहता था कि रास्ते में कहीं डकैत हमको लूट तो नहीं लेंगे। पर राम मंदिर के को लेकर अगर हम ये चुनाव लड़ेंगे तो आपने 10 साल में क्या करा? ऐसा एक संदेश सुनने में आता था कि कोई भी लावारिश वस्तु को ना छुए या ना देखे, उसमें बम हो सकता है। और 2014 के बाद आप 2024 देख रहे हैं, एक भी बम विस्फोट की कोई कहानी या कोई स्टोरी नहीं है। जो महिलाओं के साथ रेप करे उनके पुत्रों को टिकट दे दें, वो उनके लिए बढ़िया है। नमस्कार, राम राज्य यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी यात्रा अब आ चुकी है उज्जैन में और उज्जैन लोकसभा सीट में हम करने वाले हैं युवा संवाद। उज्जैन के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि ये देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी होने के साथ साथ अब मध्य प्रदेश के मुखिया का गृहनगर भी है। और यहाँ के क्या मुद्दे हैं, यहाँ के लोकल क्या मुद्दे हैं और युवा यहाँ के विषय में क्या सोचते हैं और चुनावी मुद्दे यहाँ के क्या क्या हैं, आइए हम यहाँ के युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उज्जैन के लोगों का क्या मूड है और यहाँ के युवाओं का क्या मूड है। तो शुरुआत हम करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित ठाकुर। तो क्या मुद्दे हैं और इस बार के चुनाव किन मुद्दों पर आधारित हैं? इस बार के चुनाव साफ तौर पर विकास पर आधारित है, युवाओं के लिए रोजगार पर आधारित है, क्योंकि वर्तमान गवर्नमेंट ने बहुत विकास भी किया है, युवाओं के लिए भी बहुत कुछ काम किए हैं। हमारे उज्जैन में भी बहुत काम हुए हैं, महाकाल महालोक का निर्माण हुआ है जिससे बहुत विकास हुआ है और बहुत रोजगार भी उत्पन्न हुआ है। आपका क्या नाम है? अश्विन रघुवंशी। क्या मानते हैं आप, उज्जैन के क्या मुद्दे हैं और देश के चुनाव की इस बार उज्जैन को आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो उज्जैन में लगातार तरक्की होती हुई है। तरक्की के नए आयाम उज्जैन में लिखे गए हैं। जो उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, उसके बाद तो उज्जैन में संस्कृति के साथ साथ आध्यात्मिक और रोजगार भी जो बढ़ा है। होटलें देख लें, आप रेस्टोरेंट देख लें, आप उसके बाद स्टेशनरी की शॉप से लेकर कुछ भी हो, इस छोटे छोटे स्टार्टअप आज जैसे उज्जैन जैसे शहर से स्टार्टअप चालू हुए हैं। इस बात को कंसिडर करा जाना चाहिए कि आज की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए बहुत काम करा है, उस गवर्नमेंट ने रोजगार के लिए बहुत काम करा है। उस गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको एक सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रखा है, उस गवर्नमेंट ने आपको हर सेक्टर में नौकरी देने का काम करा है। चलिए आप इसमें कुछ जोड़ेंगे। आपका क्या नाम है? तरुण परिहार। क्या मानते हैं आप, इस बार के चुनावों के क्या मुद्दे हैं और उज्जैन के खासकर क्या मुद्दे? इस बार के चुनाव के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पर सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है। मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। अभी हमारे भाई ने बोला कि महाकाल मंदिर बना, ठीक है, वो कुछ पहले से ही पैसा सेंक्शन था, आते आते इतना समय लगा, बना, सब हुआ, रोजगार मिला और हम विपक्ष की तरफ से बधाई देते हैं कि ऐसे काम होना चाहिए, हम इस पर गलत नहीं बोलेंगे। पर चुनाव अभी जैसे कि हमारे भाई ने बोला कि सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रखा। सरकारी नौकरी आपने दी कहाँ? ये 18 साल में मध्य प्रदेश में सरकार थी, ऊपर 10 साल से इनने सरकार कहाँ दी? सरकारी नौकरी भी नहीं दी। 25 लाख पद खाली है अभी। प्राइवेटाइजेशन से नौकरी से लोगों को हटाया जा रहा है, तो रोज़गार तो कहीं है नहीं ना। अगर मंदिर से अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर रोज़गार का क्या काम है? चलिए, तो रोज़गार की बात कर रहे हैं कि रोज़गार हमारे उज्जैन में है नहीं, या देश में भी रोज़गार की बात है कि बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा इनका कहना है। आप क्या जोड़ेंगे इसमें? भाई साहब, सबसे प्रथम तो बता रहे हैं कि रोज़गार नहीं है। आज की तारीख में देखा जाएगा तो हर युवा जो बेरोज़गार था, आज महाकाल लोक के निर्माण के बाद से देखा जाएगा तो कोई भी बेरोज़गार नहीं घूम रहा है। जो युवा पहले चेन स्मगलिंग का काम करता था, चोरी चकारी का काम करता था, आज उसको इतना रोज़गार मिल गया कि आज चौराहे पे अपन देखते हैं तो युवा कहीं ना कहीं किसी न प्रकार कोई छोटे दुकान, कोई छोटे मतलब व्यापारी के यहाँ काम कर रहा है, कोई अन्य जगह काम कर रहा है। आज की तारीख में उज्जैन में जो रोज़गार मध्य प्रदेश में मिला है एकदम से, वो किसी भी सिटी में नहीं मिला है। जी, तो रोज़गार की बेहतर व्यवस्था है। बिल्कुल, रोज़गार की बेहतर व्यवस्था है। हम देखते हैं कि भारत में 2014 के पहले अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करेंगे, बिजनेस यूनिकॉर्न्स की, तो एक भी यूनिकॉर्न नहीं होता था भारत के अंदर। बल्कि आज जब 2024 की बात करेंगे तो 112 प्लस यूनिकॉर्न्स हमारे भारत में है। तो ये निश्चित तौर से रोज़गार के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को जो बढ़ावा दिया है, तो ये युवाओं के लिए एक अच्छी पहल है कि युवा सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहे, वे खुद अगर उनका कुछ नया आइडिया है तो उस नए आइडिया को लेकर वो इस मार्केट में आए और एम्प्लॉयमेंट अपने लिए भी जनरेट
जनरेट करें और दूसरों को भी दें। हम सिर्फ नौकरी तक नहीं सीमित रहें, क्योंकि हमने देखा है कि नौकरी की जो चाह थी वो पुरानी शिक्षा नीति में थी, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति है वो स्किल बेस्ड है, वो आत्मनिर्भर भारत में बात करती है। तो आत्मनिर्भर भारत में हम हमारे आइडियाज़ को लेकर बात करना चाहिए और उससे हम रोजगार जनरेट कर रहे हैं। चलिए, आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तब तक हमारे साथ एक युवा साथी हैं। आपका क्या नाम है? साक्षी यादव। आप क्या मानती हैं कि उज्जैन में क्या लोकल मुद्दे हैं, या हमारे देश के जो आम चुनाव हैं इसमें क्या मुद्दे हैं? इसमें जैसे अभी देखा है, डेवलपमेंट को लेके देखा है तो एनईपी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी काफ़ी, जैसे अभी रोज़गार की बात कर रहे थे हम, तो एनईपी के निमित्त ही अब क्या है, युवा जो हैं वो इस चीज़ में सेल्फ डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, मतलब खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्वावलंबी भारत बन रहा है। तो इस तरीके से और मुद्दे हैं, तो आप देख रहे हैं जैसे हमारा राम मंदिर का मुद्दा है, तो भारत में आज इतने सालों से जो हमारे राम जी थे उनके लिए भी बड़ी, मतलब उनके लिए मंदिर नहीं बन रहा था, तो इस बार जो हुआ है वो सबसे बड़ा तो हमारा राम जी का राम मंदिर का जो निर्माण है वो सबसे बड़ा वही मुद्दा है। चलिए, राम मंदिर के मुद्दे को लेके जो लोगों का कहना है कि राम मंदिर इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है, आप क्या मानते हैं? राम मंदिर बना, हम उसके लिए खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ये लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगर राम मंदिर बनवाया है तो ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी के ना होने से पहले भी राम मंदिर की लड़ाई चलती आ रही है और ये कोर्ट का डिसीजन था, हम बधाई देते हैं, हम खुद खुश हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, पर राम मंदिर को लेकर अगर हम ये चुनाव लड़ेंगे तो आपने 10 साल में क्या करा आपने 10 साल में? आपने अब तक आपके साथ अडानी और अंबानी थे। राहुल जी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा करी और बोला अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अब कल मोदी जी ये कह रहे हैं कि राहुल जी को पैसा अंबानी और अडानी दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दे रहे हैं तो राहुल जी इतने दिन से कह रहे थे ईडी और सीबीआई उनके भी पास भेज दो आप, ये तो आपके पास ही ना, हमारे पास तो नहीं है। अब लोकतंत्र देश में बचा नहीं है। हमारे जो सामने विपक्ष खड़ा है सरकार में, वो कह रहा है 400 पार किस लिए चाहिए? जो काम आप 285 पे भी कर सकते हो तो 400 की किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? 300 पार आए थे, आपने क्या कर दिया? ऐसा कुछ कर दिया क्या? 400 पार बाद आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैं हमारे भाइयों को भी बता दूं, अगर 400 पार आएगा तो अगर इनको भी अगर भविष्य में कभी चुनाव लड़ना तो आज ये आखिरी चुनाव देख रहे हैं, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 400 पार की ही ज़रूरत क्यों है, और अगर 400 पार तो चुनाव नहीं होंगे, ये क्या नैरेटिव है? साहब, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने क्या कर दिया, राम मंदिर की ज़रूरत क्या पड़ी, आज आपने देखा 500 वर्ष के इतिहास के बाद हमारा पुनः वापस हमारा गौरव, हमारी शान वापस लौट कर आई है। आज बता रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। साहब, राम मंदिर एक मुद्दा नहीं है, राम मंदिर इस तमाम देश के प्रत्येक देशवासियों की आस्था है। उस आस्था के हिसाब से राम मंदिर का वो हुआ, और ये बोल रहे हैं कि 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस बची कहाँ है? कांग्रेस जिस जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में कांग्रेस बची कहाँ है? कांग्रेस बची कहाँ है, ये बात हो रही है। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस बची हुई है अभी ग्राउंड में, कि अब इस बार के चुनाव सिर्फ जो है नैरेटिव से लड़े जा रहे हैं? कांग्रेस लगातार बची हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी हमारे जिससे कहीं भी मजबूत है, लगातार भारतीय जनता पार्टी, और वो दबाव बना के कांग्रेस आज हमारे बम इंदौर में जो चुनाव लड़े उन पर किस तरह का दबाव बना गया। आपने वीडियो में देखा, वो फोटो में देखा, कैलाश विजयवर्गीय जी कैसे उनको दबोच के मतलब पीछे बिठा के कर रहे हैं, कैसे उन पर दबाव बना के उनसे फॉर्म रिजेक्ट वापस ले रहे हैं। तो आप देखिए ना क्या मुद्दा है ये। आप क्या जोड़ेंगे इसमें? मैं कहना चाहूँगा, मैं मेनली उज्जैन की बात करना चाहूँगा। मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में गेट नहीं है, कॉलेज का एंट्रेंस गेट है, बल्कि सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है और सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे कॉलेज के पास ही है। अभी मुख्यमंत्री जी की एक कॉन्क्लेव मीटिंग हुई थी जिसमें इन्वेस्टर्स आए थे, तो उनके आने की वजह से सिर्फ गेट बना है, और उसके पहले कभी गेट नहीं था। हमारे कॉलेज का इंफ्रा सिर्फ बाहर से ठीक किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी आए थे, और अंदर से पूरा जर्जर हो रहा है। इवन जो फर्स्ट ईयर में हमारे ऊपर जो शेड था वो गिरा भी था, फिर भी कोई अभी तक चीज़ें ठीक नहीं करी गई। बाकी सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन का है वो। गवर्नमेंट कॉलेज की अव्यवस्था की बात हो रही है, आप क्या मानते हैं कि जो उज्जैन में गवर्नमेंट कॉलेज है वो अव्यवस्थित है? जी नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल अव्यवस्थित नहीं है। हर जगह जिससे सुनना ही दे, हाँ, हर जगह बिल्कुल स्टेबिलिटी है। अब थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होता है, और छात्र जहाँ जहाँ पर डिमांड करते हैं वहाँ पर बिल्कुल विकास के रास्ते काम हो रहा है। आज जो गवर्नमेंट जो शिक्षा के स्तर से देखें तो 100 करोड़ हमारे विश्वविद्यालय को भी मोदी जी ने अनुदान दिया है, और उसके बाद हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आज यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है।
अब जैसे कॉलेज का गेट नहीं है उस वजह से मान ले तो ये तो मानना ठीक नहीं होगा। मतलब बड़ी बड़े नहीं है पे पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई तो बिल्कुल हो रही है। गेट तो बन गया। गेट तो बनेंगे। गेट बना क्यों है? वहाँ पर अगर कोई अतिथि जाएगा तो गेट बनेगा। के लिए छात्र के लिए कोई फंड नहीं है। अगर आपका कोई बड़ा नेता वहाँ जाएगा, गेट बन जाएगा, कलर हो जाएगा, सब हो जाएगा। बाकी कि आपके छात्र छात्राओं के लिए कोई वो नहीं है कि आपके पास पैसा लगाने के लिए सरकार के पास, या आपका कोई नेता आएगा। नरेंद्र मोदी जी आए महाकाल का उद्घाटन करने, हम खुश है। आए, आज हमारा प्रधानमंत्री आया, पर आए तो निनोरा में रुके थे। नहीं आए यहाँ तक। आप मोदी जी जब कभी सिंहस्थ में आए थे तो निनोरा में रुके। महाकाल लोक का बोल रहा हूँ मैं, महाकाल लोक में आए। वो यहाँ से इंदौर तक नहीं पहुँचे होंगे और उसके पहले ही यहाँ से लाइट वाइट सब खोलना चालू कर दी। अरे भैया, आपका नेता आया है, 24 घंटे तो लोगों को देखने दो। आपने सिर्फ आपके नेता के लिए डेकोरेशन करा है। उज्जैन को तो आपने क्या करा है? सिर्फ महाकाल लोक दिया है ना, हम खुश है। और महाकाल लोक की फाइल कब लगाई थी? जब माननीय सांसद प्रेमचंद गुड्डू थे, उनने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में वहाँ पे फाइल लगाई थी। यहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार होने के कारण वो फंड यहाँ नहीं भेजा गया था, क्योंकि पता था कि यहाँ की सरकार जो चोर है, अगर वो फंड को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो उसका आधा भी यहाँ नहीं लगेगा। वो फंड 2014 के पहले ही पास हो चुका है। तो इनसे मेरा निवेदन है कि कृपा करके मंदिर, मस्जिद, इन सब से चुनाव ना लड़ें। इनको भी क्या है, ये लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं, बाकी लोग करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी के लिए इतने बच्चे प्रयास कर रहे हैं, या तो वो मर रहा है या वो पढ़ाई छोड़ रहा है। नौकरी दे पा रहे हैं क्या अपन? अगर आप नौकरी दो तो हम खुद छाती चौड़ी करके बोलेंगे कि हाँ, हम विपक्ष में हमने मुद्दा उठाया और नौकरी दी। आप नौकरी कहाँ दे पा रहे हैं? आप 10 दिन नहीं होते हैं, आप एक कार्यक्रम ले आते हैं, ठीक है, पर कार्यक्रम करो ना तो रोजगार के लिए करो, छात्र के लिए करो। आज आप छात्र के लिए खड़े हैं ना, आप मंदिर मस्जिद के लिए थोड़ी ना खड़े हैं। मंदिर मस्जिद के लिए बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बहुत लोग हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे। आज हम जिस फील्ड में, हमको उसके लिए लड़ना, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं लड़ना है। यहाँ हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी विक्रम विश्वविद्यालय, लगातार फीस बढ़ रही है, लगातार छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम सरकार में है ना, हमारे पास पैसा ही नहीं। हमको लूटना किसको है? छात्र को लूटना है। पैसा किसको नहीं देना? छात्र को नहीं देना है। आप महिलाओं को 1000 दे रहे हैं, उससे क्या होगा? आपने 1000 दिया, जो 12,000 में कोर्स हो रहा था वह 14,500 का हो रहा है। आप 1000 देकर 2,500 वापिस ले रहे हैं, पर वही स्कॉलरशिप के नाम पे आज 3rd ईयर की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। इसका कारण क्या है? पैसा नहीं है क्या सरकार के पास? और पैसा है तो दो ना, पैसा दो। आप फोकट के खर्च के कारण ये यहाँ खर्च करो ना, जिससे बच्चा ये तो बड़ा भारी वो एक आरोप है कि छात्रवृत्ति ही बच्चों को नहीं मिल रही। एक्चुअली अभी मेरे भाई ने दो चीज़ें बोली हैं। सबसे पहले महाकाल लोक के बारे में बोला कि मनमोहन की सरकार थी, उन्हें वो स्वीकृति देना चाहते थे, पर यहाँ शिवराज की सरकार थी, इसलिए उन्हें वहाँ से यहाँ पैसे नहीं भेजे। तो ये आप कैसे, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा आरोप लगाया। ये खुद ही बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी जब सरकार थी कांग्रेस में, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी, वहाँ हमने काम नहीं करा है। ये खुद बोल रहे हैं इनके मुंह से। आप इस बात को समझिए सर। और इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये मनमोहन सरकार की बात कर रहे हैं, तो आप इस सरकार की अगर बात करेंगे तो महाकाल लोक भी इस सरकार में बना है, वाराणसी में मंदिर भी इस सरकार में बना है, और आप जाकर केदारनाथ देखेंगे तो संपूर्ण देश में अगर संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ है तो इसी सरकार द्वारा किया गया है। ये तो व्यर्थ बातें हैं और कहने की बातें हैं कि दूसरी सरकारों ने, हमारी सरकार का है। क्रेडिट लेने तो सबको ही आ जाते हैं, ज़मीन पर काम करके दिखाओ ना। आप अब तक कहाँ थे? 70 साल की आपकी सरकार रही है पहले, तो आपने आज तक क्यों नहीं बनाया? अभी ही क्यों बना है? आप तो कह रहे हो कि हमारा आइडिया था, तो इतना टाइम क्यों लग गया आपको इंप्लीमेंट करने में? चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इसमें एक चीज़ और जोड़ना है। इन्होंने बात कही भ्रष्टाचार की। इन्होंने बात कही कि छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा रही, भ्रष्टाचार, सरकार भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार कर रही है। आप पहले इनसे पूछिए, इनका खुद प्रदेश का अध्यक्ष बीच में से क्यों हटाया गया? भ्रष्टाचार की वजह से। 5-5 लाख के ऑडियो वायरल कर रहा है कि 5-5 लाख रुपए देंगे, हम इनको जिलाध्यक्ष बना देंगे, हम इनको शहर अध्यक्ष बना देंगे। तो ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? इनके खुद का प्रदेश का अध्यक्ष। इनसे पूछिए, इनसे प्रश्न कीजिए कि बीच में से उसको हटाया क्यों गया? आज इनका दूसरा प्रदेश अध्यक्ष आधे कार्यकाल से क्यों बनाया गया? पूछिए, एक बार प्रश्न कीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न तो हम करेंगे, लेकिन एक सवाल जो महाकाल लोक पर था, आप लोकल उज्जैन के हैं, आप क्या देखते हैं कि महाकाल लोक बनने के बाद क्या बदला? महाकाल लोक बनने के बाद इस उज्जैन ही नहीं, इस मध्य प्रदेश में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आई है। आप रोज़गार की बात करते हैं तो आप रोज़गार अगर देखना चाहेंगे तो इन्हीं के भाई लोगों का आप महाकाल के पास में आसपास में होटल देखेंगे, गेस्ट हाउस देखेंगे, तो वो रोज़गार, वो जो पैसा आ रहा है वो क्या इनके घर में नहीं आ रहा है? वो रोज़गार नहीं दे रहा है क्या? तो ये बदलाव आया है। इसके साथ में देखेंगे तो संस्कृति के प्रति जो भाव था वो बड़ा है। इसी के साथ में महाकाल लोक अगर बना है तो अभी महाकाल की एक
400 बेडरूम की धर्मशाला बनने जा रही है, तो सिर्फ हम मतलब एक तबके को लेकर नहीं चलते हैं। अगर वहाँ वो धर्मशाला बनेगी तो वो सभी के लिए उपलब्ध होगी, तो हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, तो ये भी देखने को आता है। तो महाकाल लोक से निश्चित ही इस मध्य प्रदेश में एक नई पहचान जरूर मिली है। आप जब देखते हैं महाकाल लोक बना था तो एक फॉरेन कंट्री ने यहाँ पर अनुदान तक दिया था, तो ये दिखाता है कि महाकाल लोक से कितना सकारात्मक एक मैसेज गया है पूरे देश भर में। चलिए, सकारात्मक मैसेज तो गया है, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आप अगर इसमें महाकाल लोक बना, अभी आपने देखा मैंने सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा उठाया महाकाल लोक के लिए। आज हमारे 3 भाइयों में से 2 भाइयों ने काय की बात करी, धर्म की, एक भाई ने शिक्षा की बात करी। लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने छात्र राजनीति में छात्रों का भला ही चाहता है। अगर आज कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र निकाला है तो अपनी 5 योजनाएं निकाली, उसमें सबसे अधिक 5 योजना निकाली है युवाओं के लिए। आज आप बता दो, अगर नरेंद्र मोदी ने अगर मंच से अगर युवाओं के लिए रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर युवाओं को बोला है तो मैं मान जाऊँ। कांग्रेस ने बोला है अगर सरकार बनते ही पहली नौकरी पक्की है, ग्रेजुएटेड लोगों को 25 गारंटियाँ दी हैं। जी, उसमें से 5 तो युवाओं के लिए है ना। हमने अगर पहली बात करी तो युवाओं के लिए करी है। क्यों? क्योंकि अगर युवा नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो सरकार बदलेगी नहीं, बैठेगी नहीं, तो क्या मतलब है। अगर हमने ये दिया है कि पहली नौकरी तो हम देंगे ग्रेजुएट, फिर जो ग्रेजुएट जैसे ही होगा इंसान उसको 8,500 रुपये पर महीना हम उसको देंगे, ताकि वो खुद में मजबूत हो। अगर वो नौकरी नहीं कर पा रहा है तो उस फंड को इकट्ठा करके वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस करे। इन लोगों ने कभी दिया? कांग्रेस ने ये तक गारंटी दे दी, अभी तक के बच्चों ने जो लोन लिया है एजुकेशन लोन 15 मार्च के पहले, वो पूरा मूल्यधन, पूरा ब्याज सब कांग्रेस भरेगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही क्या नरेंद्र मोदी जी ने किया है? अडानी, अंबानी, राम मंदिर, मुसलमान, इसके अलावा कोई अगर भाषण हो तो बता दीजिए। अब तक तो वो इस चीज़ पे उतर गए हैं, मंगलसूत्र, ये मछली खतरे में, ये कौन सी बात है यार। अगर इसके लिए राजनीति करना है तो आप नीचे आ जाइए ना, वहाँ पे और किसी अच्छे आदमी को बिठा दीजिए। अगर ऐसी तुच्छी बातें करना है, चुनाव इनका कहना है चुनाव मुद्दों से भटक के आप धर्म पर आ गए। मैंने इनकी बात सुनी जिसमें इन्होंने इनकी गारंटियों की बात करी है। देश की जनता को कांग्रेस की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 70 सालों में हमने देखा है, 70 सालों की बात छोड़े भी 2-4 सरकार नहीं रहती, 2-4-5 साल पहले ही हमने देखा राहुल गांधी जी यहाँ आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने बोला था अगर हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। और कहाँ करा? कुछ कर्जा माफ नहीं हुआ। बैंक इन्होंने भाई खड़े हैं जिनके अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोगों का कर्जा माफ हुआ है। अगर उनसे कसम खिलवा लो तो अगर वो यहाँ झूठ बोल, कर्जा माफ हुआ है, मेरा खुद का हुआ है, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास 80,000 का कर्जा माफ हुआ है, मैं खुद प्रमाण। देखिए आप, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। किसानों को इनने फर्जी प्रमाण पत्र दिए। बैंक वाले किसानों के घर पर गए, बैंक वाले किसानों के घर पर गए। फर्जी कैसे बोल रहे हो? इंसान सामने बोल रहा है मेरा कर्जा माफ हुआ है। मुद्दे को भटकाइए नहीं। मैं महाकाल लोक पे था और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ स्टे होम की शुरुआत की है। लोगों को इससे स्वरोजगार भी मिल रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि स्टे होम में किसी तरीके का रेगुलेशन क्यों नहीं है? अगर ये रेगुलेशन नहीं है तो लोग ज़रूर खतरे में हैं। सरकार कहीं लोगों को खतरे में तो नहीं डाल रही? भाई साहब, आपको भी पता है महाकाल लोक बनने के कारण से एकदम से उज्जैन में बूम आया। यात्रियों की जो संख्या थी वो एकदम से अकल्पनीय हुई। उसके बाद सरकार को इस प्रकार से आइडिया नहीं था कि इस प्रकार से महाकाल लोक बनने के बाद पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध हो जाएगा, इस प्रकार के यात्री, इस प्रकार के श्रद्धालु एकदम से टूट पड़ेंगे। परंतु वो बनने के बाद आज सरकार उस पर पूर्ण जोर उसमें ध्यान दे रही है और जो सख्त से सख्त कानून हो जाए उस कानून को बनाने का काम कर रही है। इसमें जो हम स्टे होम की बात करते हैं तो स्टे होम आपको उसके लिए भी एक अप्लाई करना पड़ता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म की एक साइट है, उस पर आपको स्टे होम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें कंडीशन है, आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं, उसके बाद में आपको स्टे होम का प्रमाण पत्र मिलता है। कुछ जगह हम देखते हैं कि स्टे होम के प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, तो वो अभी इन वर्किंग कंडीशन होते हैं, लेकिन उस पर काम हो रहा है। और साथ ही साथ में मेरे मित्रों से, विपक्षी मित्रों से सवाल करना चाहूँगा कि सिर्फ धर्म की बात पर यहाँ पर बरगला रहे हैं, परंतु ये भूल गए कि धारा 370 हटाने वाले ये सरकार है। धारा 35 में भी सिर्फ बी हटा है और उसमें ये कानून है कि जो वहाँ की ज़मीन बाहर का आदमी नहीं खरीद पाता था, तो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी को ज़मीन दिलाई है। और उस ज़मीन से जो उनको फ़ायदा, उस कारण इंडिया में
इलेक्ट्रॉनिक कार ज़्यादा बिकने का प्रचार किया जा रहा है। 370 के लोगों को भ्रमित ना करें, वहाँ जाके उसकी जगह की स्थिति देखें। यहाँ खड़े रह के ना बोले कि हमने वो कर दिया, वहाँ जाओ तो सही एक बार। अगर आपकी बात है तो मैं लोकल मुद्दों की फिर से मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम थोड़ा लोकल मुद्दों पे बात करेंगे, फिर देश के चुनावों के विषय में बात करेंगे। लोकल में कुछ जोड़े हैं कि महाकाल लोक में स्टे होम की जो बात आप कर रहे थे उसमें और कुछ अगर बताएं। निश्चित तौर से आपका जो सवाल था स्टे होम्स को लेकर, वो मैंने बताया कि स्वरोजगार के माध्यम जुड़े हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि स्टे होम नहीं, साथ में जो ट्रैवल एजेंसीज थी, ट्रैवल का वर्क करने वाले भी लोगों को उनको रोज़गार मिला है, क्योंकि यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए अभी एक ट्रेन व्यवस्था या मेट्रो व्यवस्था भी होने वाली है, ताकि जो भी यहाँ पर आए। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखेंगे कि डायरेक्ट भोपाल से हेलीकॉप्टर यात्रा भी चालू होने वाली है, जो यहाँ पर आएंगे दर्शन करने, उनके लिए वो व्यवस्था भी। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विकास सब जगह हो रहा है और सारी चीज़ों को लेकर हो रहा है। सर इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, मैम से मैं कुछ पूछ लेता हूँ, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी, महाकाल लोक से जो स्टे होम लोगों को चलाने के लिए मौका मिला है, लेकिन इसमें रेगुलेशन अभी नहीं डाला गया। लोग मनमाने तरीके से किराया वसूल रहे हैं और बिना रेगुलेशन के वो चल रहा है। लोग पुलिस तक सूचना भी नहीं देते उनके यहाँ कौन सा गेस्ट रुका हुआ है। तो इस तरीके से कहीं उज्जैन के शहरवासी खतरे में तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, जैसा कि आपको भैया ने अभी बताया कि उसको लेकर उस पर पहले जो MP टूरिज़्म है उस पर रजिस्ट्रेशन होता है, तो ऐसे बिल्कुल मुँह उठा के तो कोई यहाँ नहीं खोल सकते ना, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। एक छोटा सा कदम भी उनको एक लीगली उठाना ही पड़ेगा होम स्टे के लिए, तो वो प्रोसेस होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे उज्जैन में जैसे कोई भी, मैं आपको एक बताऊँ कि कोई रूम भी लेता है होटलों में भी किसी को अगर, तो प्रॉपर एक आधार कार्ड से उनकी एंट्री होती है, पूरा उनसे एक डॉक्यूमेंट बेसिस पे उनको उसके बाद ही रूम दिया जाता है। तो पर हमारी ग्राउंड स्टोरी ये कहती है कि उसमें डेटा जो है पुलिस से साझा नहीं किया जा रहा है। आप इसमें क्या जोड़ेंगे? भाई साहब, होटल होम स्टे जो आप कह रहे हैं बढ़िया है, पर ये है जो ऋतिक भाई ने हमारे बोला कि पहले आपको MP टूरिज़्म पे अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, बहुत जगह नहीं हो रहा है। हम बता रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं हर गली में 4, 5, 6 गुले, कोई नियम नहीं है, कोई नहीं है। पुलिस तक को रिपोर्ट नहीं पहुँच रही है। पुलिस थाने में ये नहीं पता कि इस गली में कोई रुका हुआ है। अगर बाहर से आकर कोई मान लो आतंकी हमला यहाँ होता है तो हमारे भाई लोग तो खड़े हो जाएंगे। नेहरू जी की वजह से हुआ है, नेहरू जी की वजह से हुआ है। इनका तो एक ही है, अगर बम वहाँ फूटा यहाँ नेहरू जी याद आ गए। नेहरू जी इनको ऐसे याद नहीं आएंगे, जब कहीं बम फूटता ना तो इनको नेहरू जी याद आते हैं, है ना। चलिए, बम फूटने पे नेहरू ही क्यों याद आते हैं? मैं बात बताना चाहूँगा कि आज जब आप पूरी बात सुनो, जब आप बम फूटने की बात करते हो तो 2014 के पहले जब आपकी सरकार थी तो पूरे देश भर में कहीं भी ऐसा एक संदेश सुनने में आता था कि कोई भी लावारिश वस्तु को ना छुए या ना देखे, उसमें बम हो सकता है। और 2014 के बाद आप 2024 देख रहे हैं, एक भी बम विस्फोट की कोई कहानी या कोई स्टोरी नहीं है। आपके वहाँ मुंबई में 26/11 का अटैक होता है, ऐसे कई अटैक होते हैं। लेकिन अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे तो ये मोदी सरकार जो है, जो अभी राष्ट्रवादी सरकार है, वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर निकल चुकी है। और देश की सुरक्षा के मामले में हम बिल्कुल भी 1% भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहे कि कोई हम पर प्रेशर बना सके। तो देश की सुरक्षा की बात, चलो हमने माना हमसे गलती हुई, ठीक है। जितने अटैक हुए ठीक है, पुलवामा अटैक हुआ, इनने क्या कर लिया? ये 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पुलवामा अटैक के बाद फिर आप बात पुलवामा अटैक की कर रहे हो। आप ये नहीं पता कर पाए कि बस में जो सिपाही आ रहे थे उनके लिए पहले ही वहाँ का अधिकारी कह चुका था कि इनको बस से नहीं, हमको हेलीकॉप्टर से भेजना है। पर प्रधानमंत्री मोदी ने और हमारे राजनाथ सिंह जी ने इनको वो नहीं दी परमिशन हेलीकॉप्टर की। अगर इनको रात को कहीं उड़ के जाना है तो रातों रात कलेक्टर बदल जाएगा, कलेक्टर का प्रमोशन हो जाएगा, ये उड़ जाएंगे। पर वो 40 जो जवान मरे उनका क्या? और आज तक चलो 40 जवान मरे, इनने आज तक पकड़ा कैसे आया अंदर, क्या हुआ, क्यों मरा? और ये बता रही 26/11 अभी का तो अपने से हो नहीं रहा। 70 साल बुलाना अपन को तो आगे जीना है ना, पीछे से थोड़ी ना जीते आना है। जो हो गया उसको भूलना है, आगे जो अच्छा हमको उसको याद रखना है। तो अतीत से ये कह रहे हैं कि अतीत को भूलना है, वर्तमान को देखना है। अतीत को कभी भूला नहीं जा सकता। अतीत को अगर आप याद रखोगे जब भी आप भविष्य की प्लानिंग कर सकते हो, आप भविष्य के बारे में सोच सकते हो। अतीत में जब हमने देखा कि 26/11 का अटैक हुआ, उसके बाद हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो UN पहुंच गए। वो वहाँ से अमेरिका जाके ये बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा दीजिए, हमें ये सबूत है, वहाँ सबूत जाके पेश कर रहे हैं।
उसके बाद हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी है, घर में घुस के मारा है। ये अंतर जो है पुरानी सरकार और आज की सरकार में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सुरक्षा की पे तो आप सवाल उठाइए ही मत मेरे भाई। और दूसरी बात, जब हम पहले की सरकार में देखते हैं तो हम इंपोर्ट करते थे, हम पूरा डिफेंस आप सुनने की ताकत रखिए भाई। आप बोल रहे हैं सुरक्षा की चिंता नहीं करते, तो बता दो आरडीएक्स के सर, हम इनकी बात पूरी सुनते हैं, पर आप जैसी आप सुनने की ताकत रखिए। जब आप पहले देखेंगे कि हम पूरा डिफेंस को जितनी भी चीज, एक छोटी सी बुलेट हो या फिर बुलेट जैकेट हो, हम सब इंपोर्ट कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। आज हम हमारे डिफेंस सेक्टर इतना मजबूत हो गया कि हम बाहर वाले देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिन देशों से हम ले रहे थे, आज उन देशों के साथ हम मिलकर बना रहे हैं, विभिन्न देश में बना रहे हैं, और आज हम इस देश से बाहर बेच रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और जहाँ तक इन भाई ने मेरी बात बोली है कि आईडीएक्स की, तो आईडीएक्स जो लाया था, जो उसके पीछे साजिश करता था, वो आज मौत के मुंह में है, आज वो मर चुका है। इस बात को भी आप ध्यान रखो। प्रमाण दे दो ना, चलिए ये प्रमाण दे दो। हमेशा प्रमाण की बात करते हो। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी आपने इस देश की सेना पर शक किया था और आपने तब भी प्रमाण मांगे थे। आप वो भूल गए कि आपकी सरकार में नहीं, मूवी बनाने से बनी है, वो सत्य घटना थी, उसके ऊपर मूवी बनी है, मूवी नहीं बनी है वो। आज ये आतंकवाद की बात कर रहे हैं। आज पूरे भारत में आतंकवाद मुक्त भारत है। आज पहले जब अपन 15-10 साल पहले जब टीवी देखते थे, टेलीविजन देखते थे, तो रोज सुबह उठते नहीं थे, टेलीविजन पता था कि आतंकियों ने हमला किया, इतने सैनिक शहीद हुए। आज जब हम टेलीविजन देखते हैं तो ये लिखा हुआ आता है कि भारत ने मारा और भारत ने घुस के मारा। ये नहीं देखते हैं कि अपने सैनिकों शहीद हुए, और ये आतंकवाद की बात कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान हमें डराता था, लेकिन आज हम पाकिस्तान के यूएन में, वहाँ की संसद में ये सुनते हैं कि वहाँ के नेता ये कहते हैं कि आप ये हमला मत कीजिए, ये हमारा देश बिल्कुल नहीं बचेगा सुबह होने तक। तो ये वहाँ की संसद में जब उनके नेता बोल रहे हैं तो ये हमारी शक्ति का प्रमाण देता है। आप तो हमेशा इन्हीं बात पे, आप तो ये भूल गए कि आपने जो टाटा मोटर के जो ट्रक थे उनका घोटाला करा, बोफोर्स का घोटाला करा, आपने कोल का घोटाला करा, ये घोटाले भूल गए आप। उसमें तो कांग्रेस के नेता ये उसमें दलाली, हजारों करोड़ों की दलाली खाते थे, और आप ये भूल गए। आप ये सारी बातें कर रहे हैं छोटी छोटी, आपकी मानसिकता बढ़ाई है। चलिए आप जोड़िए इसमें। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की ओर ही क्यों रहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान अपन से छोटा मुल्क है और उसके पास सेना कम है। ये लोग चाइना तरफ नहीं कहीं बात करते, क्योंकि उन्हें पता है वो ज़्यादा बड़ा मुल्क है, ज़्यादा बड़ी सेना है उसके पास, वहाँ बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये लोग अरुणाचल प्रदेश तो उधर नहीं जाते हैं, उधर के लोग इतना डिमांड कर रहे हैं। इन्हीं के बीजेपी के वहाँ के सांसद कहते हैं कि वहाँ के 40 से 50 जगहों पर वो लोग चाइना का नाम अपना इम्प्लीमेंट कर चुके, जो उनके नाम है, ये वहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इनकी सरकार है। अब जैसे मैं कहना चाहूँगा, आपको पता है हर स्टेट में सबसे बड़ा गवर्नर होता है, सेकंड नंबर पे सीएम आता है। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में कभी भी इनका जो सीएम है वो कभी काम नहीं करेगा। गवर्नर, दिल्ली में तो केजरीवाल ही सीएम है, पर कुछ भी अगर डिसीजन लेना होगा तो गवर्नर के साइन के बाद डिसीजन होता है। जहाँ पे इनकी राज्य में सरकार है वहाँ पे गवर्नर जो होता है वो बीजेपी का गवर्नर होता है। हर जगह गवर्नर बीजेपी के रहते हैं, तो अल्टीमेटली बात तो आपकी ही मानी जाएगी ना। क्योंकि अगर मुझे कुछ सीएम से कुछ यहाँ से अगर कुछ आदेश पास करना है तो साइन कौन करेगा? गवर्नर। और गवर्नर कौन है? इनका है, राष्ट्रपति इनके चूज़ होते हैं, सब कुछ इनका चूज़ हो रहा है। और आने वाले कल में जैसे इंदौर में चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि इंदौर में चुनाव क्यों बंद किया गया? सबसे बड़ी सिटी है एमपी की, आने वाले कल में छोटा मुंबई बोलते हैं उसको, और बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, इसीलिए वहाँ पे पूरा कांग्रेस को हटाया गया। क्योंकि अगर वो जगह चल जाएगी इनके पास तो इनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारा काम वहीं से अटैच हो रहा है। अब ये गए गुजरात में सूरत, अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अहमदाबाद में लोगों के लिए, गांधीनगर में कांग्रेस के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप सीट छोड़िए अपनी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर बड़ी जगह पे जहाँ से चीज़ें सप्लाई होती है वहाँ पर अगर सरकार किसी और की आ जाएगी तो हमारा डबल इंजन काम नहीं कर पाएगा ना। इनको वो सवाल में एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर ये 400 बार की बात करते हैं तो बम जी को इन्होंने क्यों खरीदा? जब इनको पता है ना कि हम जीत रहे हैं, तो फिर ये कपकपाहट, ये डर क्यों महसूस हो रहा है? चलिए, हो सकता है ये 2029 की तैयारी हो कि एक देश एक चुनाव की तैयारी हो। आप इसमें क्या जोड़ेंगे? क्या ये जो तैयारी है सूरत की और इंदौर की, या एक देश एक चुनाव का कहीं प्रयोग तो नहीं है? मैं जोड़ना चाहूँगा, इन्होंने बोला कि आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हो, तो इनके सवाल में ही इनका उत्तर है कि ये किस मुल्क के सपोर्टर है। पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करे? आतंकी हमला कौन करता है? हम तो
कौन करता है आतंकी हमला? बताओ, पूछो इनसे आतंकी हमला कौन करता है? आपको आपका कार्यकर्ता बोल रहा है पाकिस्तान की बात तो कर रहे हो, तो आप कौन से मुल्क के सपोर्टर हो? आप ये तो बताओ, आप भारत के सपोर्टर हो क्या आप पाकिस्तान के सपोर्टर हो? हम पाकिस्तान को यही मानते हैं, उठा के फेंक देंगे, उठा के फेंक देंगे। हम पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, हम चीन को देखेंगे ना। हम पाकिस्तान को क्यों देखें? हमको हमारी उससे कोई लड़ाई नहीं है, हम उसको लड़ाई में मानते नहीं है। तो हम अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है, इनका कहना है कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई नहीं है। ये इनका कहना है कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई नहीं है। तो आप वो भूल गए जब हमारे सैनिकों के सर धड़ से काट कर वो ले जाते थे तो क्यों गए थे बर्थडे पे उनके प्रधानमंत्री पे? क्या हैप्पी बर्थडे बोलने गए थे क्या? अगर इतनी नाराजगी है तो मना कर देते ना। घर में घुस के मारा। अगर मेरी आपसे दुश्मनी है तो मैं आपको शुभकामनाएं देने किस बात पे आऊंगा भैया? अगर लड़ाई लूंगा तो पूरी लूंगा ना। तो आप कहते हो 56 इंच का सीना है, काय का सीना भैया? अगर झुक रहे हो तो नहीं है कुछ भी। सुनो, आप तो भोजन ही उनके घर करते थे जाके 70 साल में। आप अपने देश से ज्यादा उनके देश में जाके रहते थे। यहाँ के सांसद प्रत्याशी को अगर आप देखोगे भाजपा के, तो अगर ये 5 उसके काम गिना दे तो मैं मानने को तैयार हूँ कि महेश वर्मा को मैं वोट नहीं दूंगा। चलिए, मैं इसमें एक सवाल जोड़ता हूँ कि जो ये चुनाव है, इस बार देश का चुनाव है, वो मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। जबकि मैं एक बात इसमें पूछना चाहूँगा कि अगर उज्जैन में किसी तरीके की समस्या है तो क्या मोदी जी वो समस्या ख़त्म करने आएंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ख़त्म करेगा? भाई साहब, आपने जैसा कि आपको पता हो कि मोदी जी आज पूरे देश भर में अगर कोई चेहरा है नेतृत्व करने वाला तो मोदी जी है। आज विदेश में कई बात होती है, जब विदेश में कोई देश समस्या में होता है तो वो भारत की ओर नज़र देखता है क्या करे। जब समस्या में कोई हल ढूंढता है तो वो मोदी जी से पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो आज जब ऐसा नेतृत्व देश के पास है, देश हित की बात कर रहा है, राष्ट्र हित की बात कर रहा है, तो ऐसे नेतृत्व के चेहरे पे क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे? आज इनके पास ऐसा नेतृत्व है कि आलू से सोने की बात करता है, तो ऐसे नेतृत्व पे चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। बयान है इनके प्रधानमंत्री का बयान है। हम वायरल चीजों पे सोशल मीडिया पे खर्चा करना बंद कर दोगे तो ये कुछ भी नहीं है। इनने मीडिया खरीद रखी है। आजकल यूट्यूब पे लोग भरोसा कर रहे हैं। यूट्यूब पे काय पे भरोसा कर रहे हैं? यूट्यूब पे भरोसा कर रहे हैं लोग। मीडिया देखना ही नहीं चाहते। आप पे प्रश्न कर रहे हैं सीधा। आज जहाँ आज तक कार से आता था, आज वहाँ आज तक हेलीकॉप्टर से आ रहा है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास भैया? लोगों को ग्राउंड पे उतरना पड़ रहा है। लोग अच्छे एक सेकंड, इन्होंने बोला मीडिया खरीद रहे, मतलब इनका सीधे आपसे सवाल है कि हमने आपको खरीद रखा है और हम आपसे सिर्फ हम मीडिया भी क्यों ही है? मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं पॉजिटिव हमारे पक्ष को लेके, वो हमने आपको सिखाया है। दादा कुछ जोड़ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ 2 सरपंच हैं। युवा संवाद में हमारे साथ हर जगह हमारे साथ कुछ बड़े युवा भी आ जाते हैं, उनको हम सरपंच की उपाधि देते हैं। आप हमारे युवा संवाद के सरपंच हैं, आप क्या जोड़ेंगे इन मुद्दों पे? मैं सर ये कहता हूँ कि पिछले समय इस समय ये देखिए कि पहले भारत की स्थिति क्या थी और आज क्या है। इस हिसाब को देख के ये कांग्रेस वाले बोले और बीजेपी वाले बोले। आज भारत जिस पोजीशन पे है, जहाँ पीछे बैठते थे, आज सबसे आगे आ रहे हैं। अमेरिका, रूस, ये सब भारत से पूछते हैं। इंग्लैंड भारत से पूछती है। तो ये देखो ना उसका नेतृत्व कितना अच्छा चल रहा है। डिप्लोमेसी में तो कहीं ना कहीं भारत पीछे जा रहा है। रसिया भी उससे अब अपना पल्ला झाड़ रहा है। आप कह रहे हैं भारत को सब पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन आज भारत जिस स्थिति पे भारत को लाए मोदी जी, वो दी बेस्ट है। आप उज्जैन की बात करिए, उज्जैन में क्या बदला है? महाकाल लोक भी बना और यहाँ से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री भी बने। 2 नई चीज़ें हुई हैं। क्या बदला है उज्जैन में? उसमें बदला ये है कि पहले के उज्जैन में और आज के उज्जैन में जमीन आसमान का अंतर है। क्या ज़मीन आसमान? भाई रोजगार बड़ा है। होटलों को धंधा मिल रहा है, यहाँ के जो टैक्सी वाले चल उनको धंधा मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें बड़ी उससे। ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या था? पहले एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था। फिर कुछ ऐसी यहाँ राजनीति हुई कि औद्योगिक क्षेत्र को उन्होंने धार्मिक से पूरा गड्ढे में चला गया उज्जैन। और उज्जैन वापस एक लेवल बना रहा है। वो इसीलिए बन रहा है कि धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है उज्जैन। चलिए, उज्जैन में विकास लगातार हो रहा है, लेकिन जब यहाँ 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं हफ्ते भर में, तो यहाँ पार्किंग, पूरा शहर पार्किंग में तब्दील हो जाता है। आप क्या कहेंगे कि सालों हो गए महाकाल लोक को बने हुए, लेकिन पार्किंग की समस्या पर अभी तक काम नहीं हो पाया? ये तो जो भी आप प्रतिनिधि बनेगा उसको सोचना है, सोच भी रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। अभी सिंहस्थ वाला जो एरिया है उसको बराबर करा है, निकाला है, और वहाँ से रास्ते निकाले और कितना निर्माण, कितनी 4 लेन निकाली है, 2 लेन निकाली है। तो वो तो निर्माण तो हो रहा है। और हम लोग तो जाते हैं, सबसे पहले हम राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है और मोदी जी जो कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, मुद्दों पे नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, इस पर बात हो रही है। आप क्या जोड़ेंगे इसमें?
मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि दीदी ने कहा कि हम आप पर सवाल उठा रहे हैं, हमारा मीडिया से कोई लेना देना अभी इतना हम नहीं कहना चाहेंगे कि वो ऊपर है कि नीचे है। वो सबको पता है कि मीडिया का पायदान कहाँ था पहले और अभी और कहाँ आ गया है, कोई कहना नहीं है। अभी अब मैं कह रहा हूँ, हाँ नहीं अच्छी बात है, आप सही हमारे समय पे प्रेस, हम कह रहे हैं हमारे समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। हमने ये नहीं कहा कि आपके मोदी जी ने पिछले 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। अब सुनिए, दुनिया के सब, अब यूएसए को अपने से ऊपर मानते, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो बाइडेन जी इंडिया में G20 की मीटिंग करने आते हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तो उनको वियतनाम क्यों भेजा गया? भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते ना। अब मैं बताता हूँ क्यों भेजा गया उनको। इसीलिए भेजा गया कि भारत में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाइडेन जी करेंगे तो ये सवाल उठ जाएगा ना, हमारे लिए बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि मोदी जी तो आज तक 10 साल में कभी करे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये लोग कैसे कर रहे हैं? वहाँ पे आप लोग नहीं कहेंगे कुछ भी। अब यूट्यूब की बात बताता हूँ आपको। सर यूट्यूब पे क्यों है? यूट्यूब पे अभी गाइडलाइंस इतनी नहीं है, और मोदी जी अभी नए नियम ला रहे हैं। आपको बहुत जल्द, अभी जो मोदी जी कहते हैं ना कि 5 साल का मैंने सोच रखा है, उसमें यही है। सबसे पहला रेगुलेशन आएगा, यूट्यूब पे आप कंटेंट डाल रहे हो, वो एक चेक होगा, दायरे में सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आप बोल पाओगे। जितना अपन पकड़ अभी कर रहे हैं ना, आने वाले कल में वो भी बंद हो जाएगा। वहाँ पे भी हम लोग को रोक देंगे कि वहाँ भी मत बोलो। चैनल तो खरीद रखे, वहाँ भी खरीद लेंगे, धीरे से इंस्टाग्राम पे भी खरीद लेंगे कि वहाँ भी आपको खरीद ले रहे, आप कहीं मत बोलो, हम रहेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, रशिया भी आज से 20 साल पहले इंडिया जैसा ही था, जहाँ पे सिर्फ चुनाव होता था, 2 चुनाव होते थे, हल्का सा बंद हुआ चुनाव, और आज रशिया में 5 साल, पिछले जो 5 चुनाव हुए, 5 जगह व्लादिमीर पुतिन ही जीते हैं, और वो आज से 20 साल पहले ये कहानी थी। तो भारत भी उसी स्थिति में आ चुका है। अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं आप रखने दोगे और नहीं रही हमारी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग, तो आने वाले कल में बहुत जल्द भारत भी रशिया जैसा बनेगा। ये ऐसा कंट्री बन जाएगा जहाँ पे सिर्फ एक सरकार होगी, वही जीतेगी और वही जीतेगी और वही जीतती रहेगी बस। चलिए, मैं इसमें एक चीज़ और, एक सवाल आप ही से कर रहा हूँ कि जो हमारा देश है अब उसको विश्व गुरु बनने से तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब विश्वविद्यालयों की ये हालत रहेगी कि पीरियड्स नहीं लगेंगे, एडहॉक के टीचर ज़्यादा रहेंगे, लाइब्रेरी एक ही बनेगी, पूरे उज्जैन में एक ही लाइब्रेरी है, तो हम विश्वगुरु कैसे बन पाएंगे? सर पहले लाइब्रेरी का बता दूं, लाइब्रेरी विश्वविद्यालय की एक ही है, बाकी कुछ प्राइवेट लाइब्रेरीज़ और वो दूसरी लाइब्रेरीज़ भी हैं। उसके अलावा जैसे मेरा पहले ही भाई ने बताया था आपको कि 100 करोड़ रुपए हमारी यूनिवर्सिटी के पे आए हैं। 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और इससे अब जो इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार एक ही चीज़, आप पूरे विश्व में, पूरे देश में कितने विश्वविद्यालय, धीरे धीरे हमें डेवलपमें देखने को मिल रहा है। आज से हम अगर 3-4 साल 8 साल पहले की बात करें तो हमारे इसी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट नहीं होते थे पढ़ने के लिए। एग्रीकल्चर, हमारा आपका जर्नलिज्म, ये सब कोर्स अभी ऐसे 28 कोर्स पिछले साल इंट्रोड्यूस हुए हैं। जब हमारे ही मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके बनने के बाद ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा विश्वविद्यालय पीछे जा रहा है, हमें विश्वविद्यालय आगे की तरफ तरक्की कर रहा है, पर स्टेप एक एक करके लिए जा रहे हैं, बस वही है। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने उज्जैन के बारे में पूछा था, तो उज्जैन की मेरी स्थिति ये है, मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव में रहता हूँ। वहाँ गाँव में जाने की सड़क नहीं थी, वो आज मेरे गांव से मेरे खेत तक जाने के लिए सड़क है, मेरे गांव से पड़ोस वाले गांव तक जाने के लिए सड़क है। ऐसा एक सड़क का जंजाल बन चुका है उज्जैन शहर में कि आप कहीं भी रात की 12 से 1 बजे तक भी जा सकते हैं। पहले आज मेरे दादाजी मेरे को ये बताते हैं कि हम 7 बजे बाद उज्जैन से नहीं निकल पाते थे, हमें डर रहता था कि रास्ते में कहीं डकैत हमको लूट तो नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ जैसे इन्होंने सड़क की बात कही, अच्छी बात है, सड़क बनी, हम भी खुश हैं। आप अभी खड़े कह दे रहा, आज के दिन एक व्यक्ति की मृत्यु होगी सड़क हादसे में, बता रहा हूँ कहाँ, उज्जैन से लेकर नागदा आप जाइए, एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी, ये मैं अभी कह दे रहा हूँ, ये सड़क कह रहे हैं। ये सिर्फ बातें कहने की है, अगर कोई फैक्ट चेक करेगा, ये अगर कोई नहीं तो ये क्या रोज वही नहीं जाते हो आप, यहाँ खड़े रहोगे, ये आ रहा है जा रहा है, फैक्ट चेक की बात करो, आपकी बात करोगे अपनी जगह पे रहिए। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ लेता हूँ, चलिए मैं एक चीज़ इसमें जोड़ लेता हूँ। टाटा क्या है, अपने आप खुद रही है क्या? 2 साल में जो काम होना था आज 5 साल हो गए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये भाजपा को फंड दे रहे हैं ना। कौन सवाल उठाएगा? 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के परिवार से भी एक ना एक व्यक्ति गया है, घायल हुआ है, पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं ना। क्यों? क्योंकि फंड मिल रहा है। भाजपा को किस चीज़ से काम है? पैसों से काम है ना। उनको थोड़ी ना मतलब कि कितने साल का टेंडर हुआ था, क्या हुआ था, लोग मरे, उनका क्या है? जाएंगे बोलेंगे 2 लाख ले लो, खत्म। क्या है? टेंडर चल रहा है, हमको वो दे रहा है ना पैसा, हम उसका ही पैसा तुमको दे रहे हैं। कौन सा जेब से दे रहे हैं पैसा? चलिए, एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनका आरोप ये है कि यहाँ पे कमीशन का खेल बहुत लंबे स्तर पर चल रहा है। भाई साहब, अगर कमीशन का खेल चलता, आपने देखा इस मध्य प्रदेश में जब
जो अभी मौजूदा सरकार से दूसरी सरकार थी, जब इस प्रदेश का क्या हाल था, जब आज से 10 साल पहले इस देश का क्या हाल था, गांव-गांव जब जाते थे तो आपने देखा है ये इतने कीचड़ होते थे। आज ये हमसे बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े, इनको पता है कि गांव की हालत क्या थी, दिग्विजय की सरकार में क्या हालत थी, इतने करके जाते थे कीचड़ में पैर करके। आज ये आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। अगर भ्रष्टाचार होता तो जो सड़कों को जाल बिछा है इस देश में, इस प्रदेश में, वो बिछ पाता क्या? जो सड़कों को जाल आज बिछा हुआ है, आज कहीं भी जाएंगे तो कच्ची सड़क आपको नहीं दिखेगी। आज देखने को नहीं मिलता है, गलती से लाइट बिजली जाती है तो 5 मिनट के लिए जाती है, 10 मिनट के लिए जाती है, इससे ज़्यादा बिजली नहीं जाती है। पहले घंटों से लाइट जाती थी। जब मैं खुद देखता था, जब मैं पढ़ता था, जब कांग्रेस सरकार थी, जब मैं खुद देखता था कि 2:30 बजती थी, 2:30 से 6 बजे तक की लाइट जाती थी, तो विद्यार्थी तब क्या पढ़ता होगा? आज ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे ये? आप मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कितनी देर से महाकाल लोक पे अपन सब कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। 28 मई को महाकाल लोक सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई, उड़ गई। कैसे उड़ी? अगर ये पोल मैंने अच्छा लगाया है तो मैं गारंटी लेता हूँ ये नहीं गिरेगा। मैं जानता हूँ उस फाइबर के काम को, मेरे पास में पड़ोसी काम करता है। अगर आप अगर वही मूर्ति अगर आप 5 परत की बनाओगे तो वो नहीं उड़ेगी। मैं लोगों के घर पे गिने थे, वो घर सरकार ने नहीं बनाए थे, उन्होंने स्वेच्छा से खुद की सीमेंट हमने 2.5 लाख दी, हमने बनवाया घर। वो खुद ने मनपसंद सीमेंट लगा के, अल्ट्राटेक सीमेंट लगवा के मकान बनवाए थे। वो गारंटेड थी, कंपनी ने खुद ने लगाई है, वापस वो रिप्लेस भी कर रिप्लेस भी करी है, कंपनी खुद ने लगाई है। सरकारी भ्रष्टाचार कैसे हुआ? ये सरकार को आप भ्रष्टाचार पे नहीं, पहले उनसे कमीशन। अगर सुनो मेरी बात, भ्रष्टाचार की बात करते हो तो आप ही के सांसद प्रत्याशी की मैं बात करता हूँ, महेश परमार की, कि जब वो छात्र राजनीति करते थे तो माधव कॉलेज में लोगों के स्कॉलरशिप, छात्रों के स्कॉलरशिप खाने का आरोप है आपके ऊपर। भ्रष्टाचार की बात करते हो तो आपके अगर सांसद प्रतिनिधि की बात बता दूं ना, अभी किसानों की जमीन सस्ते भाव में खरीद के बेची है, वो घोटाला कहाँ गया? वो क्यों दबा दिया? आपसे मन से बातें कर लोगे ना? कोर्ट इनके पास है, पुलिस, कलेक्टर, हम क्या कर पाएंगे साहब? ये सब है इनके पास, कुछ नहीं है हमारे पास। ये देखो तब आपातकाल लगा दिया था, ऐसे ही तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि हम आखिरी तक लड़ेंगे जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाए। और ऐसे लोग घर में बैठ के बोलेंगे, ऐसे लोग घर में बैठ के बोलेंगे कि हाँ ये हमसे गलती हुई थी, जो हम उस पढ़े लिखे नौजवान के खिलाफ बोल रहे थे। पढ़े लिखे नौजवान, अगर ये पढ़े लिखे व्यक्ति की इतनी इज्जत करते तो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी इनको। 4000 किलोमीटर चला है। अगर ये कह रहे हैं कि वो नौजवान नहीं, तो चलो ऋतिक भाई तुम और मैं चलते हैं। कहाँ तक चल लोगे तुम? कहाँ तक चल लोगे? 4000 किलोमीटर दिन भर गाड़ी पे बैठना, दिन भर गाड़ी पे चलने वाला व्यक्ति बताएगा कि 50 साल का व्यक्ति नौजवान है कि नहीं है? जब वीडियो चलता था, जब तक चलते थे, उसके बाद आती थी ऐसी कार, वैनिटी वैन, उसके बाद ये खुद उनकी सेवा में लगे थे। 24 घंटे पूछो इनसे खुद से पूछो, 24 घंटे उनकी सेवा में लगे थे। खाली यहाँ से वहाँ तक चलते थे यात्रा। उनने अगर वो रोडों की बात कर रहे हैं तो उन्हें रोडों पर आनंद लेते हुए, उसी वैनिटी वैन में जाते हुए वीडियो वायरल है। आप खुद देख सकते हो सरकार का जाते हुए। क्यों आपके जो 4000 निरर्थक आरोप है। मतलब मैं उस आरोपों पे नहीं जाते हुए यहाँ की बात करते हैं। हम लोग ज़्यादातर यहाँ उज्जैन के मुद्दों की बात करते हैं और आप लोग मुद्दों को भटका के और नेशनल मुद्दों पे ले जा रहे हैं। मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि उज्जैन के साथ साथ हम राष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र के चुनाव है। तो राष्ट्र के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पे भी ना बात होगी, लोकल मुद्दों पर भी बात होगी, लेकिन पहले राष्ट्र हित की बात होगी, उसके बाद में यहाँ की बात होगी। पहले हमने ये सीखा है कि देश पहले हम बाद में। चलिए, देश पहले हम बाद में ना। अब उज्जैन का पूछो ना इनसे। आप बताइए। इनका कहना है कि राष्ट्र हित की बात पहले, उज्जैन बाद में। आप क्या कहेंगे? ये रहते कहाँ हैं? वो राष्ट्र में रहते हैं पर उज्जैन में फ़िलहाल रहते हैं ना। ये वोट किसको देंगे? सांसद जो इनके प्रतिनिधि उनको देंगे। मोदी जी का तो वहाँ पे फ़ोटो तो नहीं होगा ना, उनको वोट थोड़ी दे रहे हैं। उनको वोट देंगे, उसके थ्रू वहाँ पर जाएंगे। इनकी बात दिल्ली तक पहुँचाने का है। जब यहीं पे अगर गटर ढंग से नहीं बन पा रहा है तो वहाँ नाला कैसे सुधारेंगे? का परिवार है ये पूरा देश। हाँ, तो हमारा भी राहुल गांधी जी का परिवार, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो कह रहे हैं कि हम उनका परिवार है। वो उनके परिवार को नहीं संभाल पाए और ये कह रहे हैं हम लोग उनका परिवार है। मैं परिवार की बात बताऊं, अरे आपका परिवार है,
आपका परिवार है तो ही तो सबसे ज्यादा परिवारवाद अभी चल रहा है। तो ही तो बीसीसीआई के जो हेड है वो अमित शाह जी के बेटे हैं, जिनको बेट तक पकड़ना नहीं आता। परिवार की बात है, परिवार थे इनका, ये परिवार ही है इनका। आप लोग जो संवाद है उसको संवाद की तरह रहने दें। आप लोग पर्सनल डिबेट करने लगते हैं, है ना। संवाद मैं आता हूँ, आप लोग ये जो भी सवाल उठाएंगे आप एक बार बंद कर देना उसको। चाह रही हूँ कि आप बात करते हैं, सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो कुकर्म उनके साथ हो रहा है, और आप मध्य प्रदेश में देखिए कि महिलाएं सुरक्षित हैं। तो ये बताइए वहाँ पे किसकी सरकार है और यहाँ पे किसकी सरकार है। और आप कह रहे हैं राहुल गांधी आपका परिवार है, तो फिर आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप बताइए। चलिए सवाल है, राहुल गांधी परिवार है पर गठबंधन है कि देश की महिलाओं के बारे में बात करी, जो महिलाओं के साथ रेप करे उनके पुत्रों को टिकट देते हैं, वो उनके लिए बढ़िया है। उनके लिए मोदी जी वोट मांगेंगे। कुलभूषण जी आप जानते हैं, बहुत फेमस चेहरा है, उन्होंने जो अपने ओलंपिक के मेडल जीत के आए हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं स्पोर्ट्स में, वो लोग सब एक साथ मिलकर उनके बारे में कह रहे हैं। तो मोदी जी ने उनके ऊपर थोड़े दिन कार्रवाई करी, उसके बाद देख लिया कि कुलभूषण जी को सारी अंदर ब्रिजभूषण जी को उनके अंदर की सारी चीज़ें उनके बारे में पता है। उनके बेटे को टिकट दे दी ताकि उनका नाम हट जाए और मोदी जी अब उनका प्रचार करें, तब इनको महिलाएं सुरक्षित लग रही है। उज्जैन में ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बाहर नहीं निकले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके बेटों ने ऐसे गलत कार्य करे, तब इनको महिलाएं बड़ी सुरक्षित लगती है। संदेश खाली पे मैं एक चीज़ जोड़ के फिर आपसे सवाल लेता हूँ। संदेश खाली का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शुभेंदु अधिकारी की भूमिका भी उसमें संदिग्ध लग रही है, आप उसमें क्या कहेंगे? संदेश खाली में कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरह से सुनियोजित तो नहीं था। भाई साहब, आपने देखा संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार का कितने सालों से काम चल रहा था, आज वो उजागर हो गया। आपने देखा संदेश खाली के नाम से पूरे देश भर में विरोध किया, हमने खुद इसका विरोध कलेक्टर घेराव में अपने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, तब ये कहाँ थे? आपने आज बता रहे हैं कि वो पूरा प्लानिंग था। आज वहाँ पे जाके फील्ड में जाके आप कभी जाके पूछो तो सही, वहाँ की बहन कितने आक्रोशित है, उन बहनों के साथ कितना अत्याचार हुआ, उनकी ज़मीनें छीनी गई, उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया गया। आप खुद एक बार जाके पूछिए ना वहाँ पे क्या स्थिति चल रही है। वहाँ पे मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जब इनने ब्रजभूषण जी की बात करी तो मैं दो बातें बताना चाहूँगा। एक तो ब्रजभूषण जी के बारे में कि वो उनके ऊपर जाँच चल रही है, अगर आरोप सिद्ध होते तो हम उसको मानते। दूसरा मैं एक चीज़ इनको याद दिलाना चाहूँगा, इनको याद नहीं होगी, इन्हीं के पिछली सरकार में विधायक थे मुरली मोरवाल जी, विधायक उनके बेटे ने इन्हीं की कार्यकर्ता, नेत्री कार्यकर्ता के साथ में गलत शादी का झांसा देकर गलत मतलब दुष्कर्म जैसे काम किए थे। उसको वो तो याद नहीं है, वो तो सिद्ध थे, वो तो सिद्ध था। वो केस खत्म हो गया है भैया। जिस केस की ये बात कर रहे हैं ना, जिस केस की ये बात कर रहे हैं ना ऋतिक भाई, वो केस खत्म हो चुका है ना। अगर उसमें अगर वो व्यक्ति गलत था, कांग्रेस ने उसकी टिकट काटी थी, ठीक है। वो कोर्ट का जो कागज़ लेके कमलनाथ जी के पास गया, उसने प्रूफ करा कि भाई साहब ये सब जो भी हुआ ये एक जमी जमाई साजिश थी। जब जाके भटनेगर से सोलंकी जी की टिकट काट के मुरली मोरवाल जी को दी गई है। इनको बता दो कांग्रेस भी हमेशा महिलाओं के लिए खड़ी है, इसके लिए उनकी टिकट पहले काटी गई थी हमने, ऐसा नहीं उनको टिकट दी है। फिर अगर ये कह रहे हैं ना कि उनका न्याय का वो नहीं आया लेटर, इसके लिए जांच हो रही है, तो उनकी जांच हुई, फिर हमने उनको टिकट दिया। अन्य जगहों पे जो है अगर देखें, जब बीजेपी की जहां गवर्नमेंट होती है या विपक्ष की कहीं भी, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, वहां कहीं भी महिलाओं के अत्याचार को कांग्रेस बहुत प्रचारित करती है। आपके यहाँ जैसे संदेश खाली में ही आपका आरोप है, संदेश खाली में आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए, उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई? उनको तो पता ही नहीं है ना संदेश खाली क्या है। चलिए आप लोग कहने संदेश खाली का विषय पूछ लीजिए, उनको नहीं पता होगा। ये देश की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। नारी सशक्तिकरण आपको मणिपुर में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मणिपुर में क्यों नहीं जाएंगे? अभी करेंटली चुनाव पास आ गए हैं, मणिपुर की ये बात नहीं करेंगे। ये बात वही की करेंगे जहाँ इनकी पहले से सरकार है और जहाँ इनको पता है कि हमारे ऑर्डर चलेंगे। ये मणिपुर की बात, ये ईस्ट मतलब भारत का वो भी जगह है ना, भारत का हिस्सा है मणिपुर भी। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं, पश्चिम बंगाल में आप ही के लोग बहुत सारे मर रहे हैं, वो नहीं देखते हैं। ये वहाँ पे नहीं जाएंगे, मणिपुर में कुछ होगा वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये लोग सिर्फ ऊपर की जो मेनली कुछ जगह है जहाँ पे इनकी सरकार रहेगी, वहीं की बात, वहीं के मुद्दे पकड़ के रखेंगे। इनसे पूछना चाहूँगा, जहाँ पे सरकार आपकी गवर्नमेंट की नहीं है, आप वहाँ पे काम करिए ना। आपको इतना भरोसा है कि हम जीत सकते हैं, वहाँ पे काम क्यों नहीं करते ये लोग?
वो नहीं देखेंगे ये लोग। बस घूम फिर के एक ही बात जो इनको कहना चाह रहा है, जैसे कि आपको बता दूं मैं, अब आप जो लोग सुन रहे होंगे, आप लास्ट में सुनिएगा, आपको कुछ चीज़ें पता लगेगी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ये लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 चीज़ होगी। पहली चीज़, ये लोग सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं मंदिर के बारे में, जो बन गया। अच्छी बात है यार, मंदिर बना है, हम भी खुश हैं उस बात के लिए। 500 साल बाद मंदिर बना है, हम अच्छा बात मान रहे हैं, पर उसके अलावा कुछ तो बोलिए। मंदिर के अलावा कुछ तो, मंदिर के अलावा अभी कह रहे हैं कि हमने प्रगति करी। इंसान पैदा होता है, उसके बाद बड़ा ही होता है ना। देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद 70 साल तक हमने खींचा, वो नहीं बोलेगा कि देश से जब आज़ाद होने में 70 साल तक हमने 21 IIT बना दिए, वो कोई नहीं कहेगा। तब भी मंदिर बने थे, वो कोई नहीं कहेगा। अब इन्होंने जो 10 साल में कर दिया, ये ऐसा कह रहे हैं कि हमने 10 साल को सुप्रीमेसी कर दिया 70 साल के ऊपर। अगर हम तुम्हें वैसा देश बना के नहीं देते तो तुम क्या कर लेते? चलिए, वैसा देश नहीं बनता तो आप क्या करते? तो ये देश किसी एक लोते या एक गांधी परिवार का थोड़ी है, ये इस देश की जनता का है। तो नहीं, आप बनाते बोलिए, तो आप पूरी बात सुनो। एक पार्टी का भी नहीं है, एक परिवार का भी नहीं है, एक परिवार का भी नहीं है, एक परिवार का भी नहीं है। कह देना कांग्रेस को वोट डाल के। अरे आप लोग फ्रेम में आइए। और ये इनने देश बना के नहीं दिया, ये हमारे पूर्वज बाबा श्री राम का देश है, ये इनने बना के देश नहीं दिया हमको। और आज वही राजा राम 500 वर्ष बाद वापस स्थापित हुए, और इनने बना के नहीं दिया देश हमको। बात करते हैं कि अच्छा लगा तो इनका शीर्ष नेतृत्व गया क्यों नहीं उसके उद्घाटन में? क्यों आपको बुरा लगा? क्यों आपको बुरा लगा? निमंत्रण दिया गया, ये न्यूज़ में निमंत्रण में मंदिर नहीं जाएंगे? भगवान हमारे भी है क्या? इनके कहने पे हम मंदिर जाएंगे क्या? इनके कहने पे जाएंगे? जवाब आप दे, इसका जवाब आप लोग शांत रहिए। अगर आप लोग शांत नहीं रहेंगे तो हम एक अच्छा संवाद नहीं कर पाएंगे। मैं सवाल आप लोगों के लेके आऊंगा, आप कुछ जोड़ रहे हैं इसमें, हम क्या कह रहे हैं, हम क्यों नहीं कह रहे? देश के सबसे बड़े महामंडलेश्वर वो भी वहाँ नहीं आए थे, ऐसा नहीं है कि हम ही नहीं आए थे। हम लोग खुश हैं उस बात के लिए। अब ये लोग बात कह रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा जब मंदिर पूरा नहीं बना तो ये लोग इतनी जल्दी उद्घाटन क्यों किए? बता दिए क्यों किए? कुछ जल्दी हो रहा था कि रोटी छूट रही थी, कि चुनाव जल्दी आपको मुद्दा बनाना था, क्योंकि ये आखिरी मुद्दा है ना। आप ये लोग क्या करते हैं, अब उन्होंने देख लिया कि ये मुद्दा बचा, इस मुद्दे को बना लेंगे, इस पे इन्होंने वोट बटोर लिए। आपको था तो पूरा बनने देते मंदिर, 4 साल और लगते, उसके बाद बनाते ना, हम लोग सब आते। क्यों नहीं आएंगे लोग? क्योंकि महामंडलेश्वर जी ने कुछ ने ऐसा कहा है कि जब तक गुम्बद नहीं बनता है तो ऊपर व्यक्ति काम करते हैं, तो उनके पैर लगते हैं, तो भगवान के ऊपर जो पैर सब माना जाते हैं, इसीलिए महामंडलेश्वर में कुछ वहाँ नहीं आए थे, दूसरे सब लोग आए थे। उनको क्यों नहीं बुलाया? वो मंदिर पूरा बनते ना। अभी मंदिर काम चल रहा है, ऐसा उद्घाटन कौन करता है? अब मेट्रो की बात करिए, इंदौर में मेट्रो बना दी, मेट्रो। इस पर उनका जवाब ले लेते हैं। क्या हड़बड़ी थी कि चलिए मैं ये पूछ लेता हूँ, क्या हड़बड़ी थी? आप जवाब देंगे, आप देंगे? क्या हड़बड़ी थी कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना हुआ था, फिर भी इतना जल्दी जो है उसका उद्घाटन करना पड़ा? पहली बात, उस 22 जनवरी का जो मुहूर्त था वो वर्षों में आने वाला मुहूर्त था, तो उसके कारण मेरी बात सुनो। आप तो फिर आप बीच में कूदे, फिर आप बीच में कूद रहे हो। अरे रुक जाओ, आप ये देखो बात खत्म करने दो ना, बात खत्म करने दो। ये तो ऐसे संवाद अच्छा। आप मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तो आप किसी भी पंडित जी से या किसी से भी पूछ कर बताना, तो वो मुहूर्त जो निकला था, मुहूर्त रहते हैं लेकिन जो विशेष मुहूर्त रहता है वो उसी दिन कुछ सेकंड्स के लिए था, तो उसी दिन वहाँ पे वो मंदिर का अपन ने वो हुआ है, लोकार्पण हुआ है, और उसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार करा है। और आप कुछ महामंडलेश्वरों की बात बोलते हो, आपके मिर्ची बाबा ऐसे लोगों की बात बोलते हो जो पाखंडी है। आप देखोगे तो पूरे देश भर से संत समाज वहाँ था। मैं खुद 22 जनवरी को मैं वहाँ था, सारे संत समाज के साथ में था, तो उन्हें खुशी से हर्षोल्लास से वो प्राण प्रतिष्ठा देखी है। और सोमनाथ का मंदिर जब बना था, तो सोमनाथ का मंदिर भी जब ऊपर शिखर नहीं बना था तब लोकार्पण हुआ था, तब आपने किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तब सवाल कहेंगे। ये बोल रहे हैं कि आज इनको बड़ी खुशी है राम मंदिर बन गया, तो पहली बात तो इनको खुशी होती है तो ये आरोप नहीं लगाते, पहली बात ये। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि खुशी अगर जाहिर कर रहे हैं तो आज से 10 साल पहले जब 70 साल की इनकी सरकार थी, राम मंदिर तो 500 वर्ष बाद बना। इन 10 साल पहले इनकी सरकार थी, तब इनने राम मंदिर की बात क्यों नहीं करी? तब ये राम क्यों नहीं कर रहे थे? तब इनने मंदिर क्यों नहीं बनाया? क्यों इनकी 70 साल की सरकार में कि ये निर्णय नहीं ले सकते राम मंदिर का? और ये बोल रहे हैं कि मुहूर्त हो गया 22 जनवरी को। मैं आपको एक चीज़ और सुधार देता हूँ।
मोदी सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया है कि राम मंदिर बनेगा। ये सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जिसमें बराबर है कि वो वहाँ मस्जिद भी बनाया जाएगा और वहाँ मंदिर भी बनाया जाएगा। तो इसमें आप बार बार ये मत कहिए कि ये मोदी सरकार का काम है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट का काम है। पर भाई साहब, इसका ये सरकार का काम नहीं है, पर इसको उठाया किसने, इसको बढ़ाया किसने, इसके लिए प्रयास किसने करा, इसके लिए प्रयास किसने करा? आप खुद बताओ, किसने करा इसके लिए प्रयास? बीजेपी ने कहीं प्रयास नहीं किया है इसमें मैनिफेस्टो में, या आप बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी के पक्ष में नहीं है, हम राष्ट्रवाद के पक्ष में। मौजूदा जिस सरकार में वो मंदिर निर्माण हुआ, हम उसके पक्ष में, हम बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ये अगर उस मंदिर की बात कर रहे हैं और ये अगर आपका कहना है, ये अगर आपका कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, तो ये निश्चित ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन इसके लिए जो पहल है, इसके लिए जो दृढ़ संकल्पित है, वो ये राष्ट्रवादी सरकार का है। आप देखेंगे ये रथ यात्रा पहले भी निकली है, राम के लिए पहले भी कई संघर्ष हुए। इनके किसी नेता ने वहाँ जाकर राम के लिए संघर्ष नहीं किया है, बल्कि ऐसी राष्ट्रवादी सरकार के कुछ नेता हैं जिन्होंने वह राम के लिए संकल्प लिया था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। वो संकल्प शक्ति की कमी है इनके पास में। आप देखेंगे कि वहाँ पर जब कार सेवा हुई थी, तब इनके कितने नेता उपस्थित थे वहाँ। तो ये कहाँ गए हमारे? तो हम इस राष्ट्रवादी सरकार के कुछ लोग तो बता सकते हैं, ये बताकर दिखाएं क्या इनकी सरकार के कौन सा नेता वहाँ पर गया था? बताइए। आप कुछ इसमें जोड़ेंगे कि आप कुछ कहेंगे? भी मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। जी बताइए, आप बताइए। देखो मेरी बात सुनो, देश की ऋतिक भाई कब तक बात करोगे? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, है ना? अगर बात करना है तो उज्जैन की करो, आपको वोट उज्जैन में डालना है, ना कि यहाँ से बाहर जाके तुम वोट डालोगे, उज्जैन के ही मुद्दे है ना? उज्जैन की बात करो, उज्जैन की बात करो। मैं इसमें से कह रहा हूँ, ये जितने लोग इधर खड़े ना, ये खुद कह देंगे कि उज्जैन का जीता हुआ महापौर महेश परमार है। इन सबसे बाबा महाकाल की कसम खिलवा लो कि अगर महेश परमार चुनाव नहीं जीता हुआ तो। और उज्जैन की जनता ने पहले भी उसको साथ दिया है। आज अब तो उसके पास ग्रामीण है, जहाँ पे वो एक एक घर का व्यक्ति गली मोहल्ले गांव तक जानता है। अनिल फिरोजिया जी, ये हमारे भाई है, लक्की भाई, ये अंकारेश्वर दर्शन करने गए थे मंगलवार को, 2 मंगलवार पहले। तो रोड बन रहा है वहाँ का, तो हमारे सांसद जी तो चल पाते नहीं है, उनको कुछ दिक्कत है, ठीक है। इनको उनने बोला कि भैया वहाँ तक जोड़ दे, तो उनने इनसे क्या पूछा, महेश परमार को पता है प्रत्याशी बनने, कि भाई मैं चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं? भैया आपने 5 साल में अगर काम करे हैं तो आपको बिल्कुल निडर होकर चुनाव लड़ना चाहिए। उनसे पूछ लो, उनके नाम से उनने वोट मांग लियो किसी भी मंच से जाके। इनने बोला कि मैं गाँव पेटलावद में रहता हूँ, तो उनने क्या बोला है, कहाँ है ये संसदीय क्षेत्र के आधे 90% गाँव के नाम ही पता नहीं है। सांसद करेगा। बहुत बड़ा एक आरोप है कि यहाँ के जो वर्तमान सांसद है वो यहाँ के लोकल मुद्दों को छोड़ देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं और यहाँ के 95% गांवों की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है, आप क्या जोड़ेंगे? ये तो हम जानते हैं, हमने देखा है। ये लोग जैसे इनकी पार्टी के बारे में बात करते हैं कि तो महेश परमार जी का जो घोटाला सामने आया था, आप देखें कि जो आप बात कर रहे हैं अभी ये कि इनको ये नहीं पता, मेरे गांव में जाने की सड़क अभी पिछले 5 साल में बनी है और वो सांसद निधि के द्वारा बनी गई है। वो प्रधानमंत्री रोड योजना के द्वारा बनी गई है। मेरे गांव से मेरे खेत में जाने की जो सड़क है वो अभी 5 साल में बनी है। 5 साल पहले से नहीं थी। 5 साल पहले मैं ये बात करता हूँ कि 5 साल पहले जो वो था, 5 साल पहले हमारे यहाँ जो लाइट जलती थी, तो लाइट आती थी सिर्फ 14 घंटे। हमारे यहाँ सरकार बदलने के बाद एक नीति लाई गई कि गांव की लाइट गांव में और खेत की लाइट खेत में, खेत की लाइट कम आती है पर गांव में आज 20-20 घंटे लाइट है। ये फर्क जो आया है ये अब आज उसकी सरकार ने आया है और आज के सांसद जी द्वारा आया गया है। चलिए, एक साथी हमारे साथ यहाँ पे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि शिप्रा नदी साफ नहीं हुई और यहाँ करोड़ों रुपए डकार लिए गए, लेकिन उसके बाद ही मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं और शिप्रा नदी में स्नान कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं, शिप्रा नदी गंदी है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी है? शिप्रा नदी को, नर्मदा को शिप्रा तक लाने वाले भी तो यही सांसद हैं, यहीं के प्रतिनिधि हैं, है ना। और शिप्रा को किसने कहा कि वहाँ पे बिल्कुल गंदगी है, यहाँ से वहाँ तक कहीं ना कहीं तो होता है। यमुना भी है दिल्ली में, कहीं ना कहीं पूरा तो साफ़ नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास हमेशा जारी है और नहान भी होते हैं।
सब कुछ होता है। सिंहस्थ का पर्व यहाँ पे मनाया जाता है 12 साल में, कितनी पवित्र है, और लाखों करोड़ों लोग आके स्नान करके चले जाते हैं। अगर अपवित्र होती तो वो लोग, इतने सारे लोग कैसे वहाँ पे स्नान करके चले जाते हैं? और लोगों को थोड़ी पता है कि यह पवित्र है या खराब है या दूषित है। क्यों नहीं, आँख बंद करके, आँख बंद करके स्नान कोई नहीं करता है ना। इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं पूरे भारत से और विदेश से, तो वो गंदी शिप्रा में तो स्नान नहीं करेंगे ना। स्वच्छ होगी तभी स्नान करेंगे, उसका आचमन करेंगे। इसने बोला कि शिप्रा नदी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। हमारे प्रदेश का मुखिया जो कि उज्जैन से स्वयं डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, वो खुद अभी 2 दिन पहले नदी में, शिप्रा नदी में नहा के तैर के गए। कौन कह रहा है कि वो गंदी है? कौन कह रहा है? आप बताइए। हाँ, वो महेश परमार जी के बाद नहाए थे, पहले क्यों नहीं नहा लिए? अगर इतनी उनको इतनी अच्छी लग रही थी, कलेक्टर के साथ साफ सफाई कर अभी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। सुनेंगे। महेश परमार जी जब नाले का पानी मिल रहा था, उन्होंने मुद्दा उठाया, इनको लग गया कि सरकार अब डगमगा रही है, इन्होंने भेजा। ये लोग अनिल फिरोजा जी को नहीं भेजेंगे, तो यहाँ के संसद लड़ रहे ना, उनको जाना चाहिए था ना। ये भेजेंगे ऊपर के लीडर को, क्योंकि इनको पता है अनिल फिरोजा का यूँ नहीं बोलेंगे कि अनिल फिरोजा मुझे वोट दो। वो गाड़ी भी लिखेंगे 400 पार, मोदी जी का फोटो दिखाएंगे, अपना कभी नहीं बताएंगे। महेश परमार जी देखिएगा, वो महेश परमार जी अपना नाम जहाँ तक चलाता है, पार्टी का ले नहीं सकता, पार्टी का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात तो बहुत अच्छी है कि ये बात तो बहुत अच्छी है। आ रहे होंगे 4 वोट, तो भी नहीं आएंगे, इसलिए वोट नहीं लेते हैं। महापौर अगर वो भी महापौर अगर जीते होते तो इसका भी जवाब देंगे। महापौर अगर जीते होते फिर हाईकोर्ट में गया था मुद्दा, और हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये वही कांग्रेस है जो मीडिया पे कुछ समय पहले मीडिया पे आरोप लगाए थे और अब प्रशासन पे आरोप लगा रही, प्रशासन पे आरोप लगा रही है। अगर ये जीते तो फिर सर्टिफिकेट का, अगर आप जिसको खरीदोगे हम उसके खिलाफ बोलेंगे। यहाँ के कलेक्टर ने महेश परमार को जीतने का लेटर नहीं दिया, उसको पता उसको गिफ्ट क्या मिला है? उज्जैन से हट के इंदौर में कलेक्टर बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कमाई थी उसके 10% कमाई वो वहाँ करेगा। अब इनको क्या पता, इनका घर थोड़ी ना, वो उनका घर भर रहा है ना। प्रशासनिक, अब इनको बताना चाहूंगा कि ये प्रशासनिक व्यवस्था होती है कि एक कलेक्टर का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो अगर उज्जैन से फिर भोपाल गए थे फिर इंदौर आए, तो ये कोई बाद ही क्यों गए? चुनाव के बाद ही क्यों गए अगली बार? और जब जीत पक्की हो गई, हमारा कैंडिडेट बाहर आ गया है, लोगों से मिल रहा है, इतनी देर में आपने कलेक्टर को चमका लिया। क्या आज इस स्तर पे प्रशासन गिर गया है कि एक सरकार से दब के काम कर रहा है? आज अगर यहाँ कुछ होता है और अगर हम गलत हैं तो हम गलत ही रहेंगे, क्योंकि आज यहाँ 4 खड़े हैं, यहाँ से इनके 4, 40, 50 फोन थाने में जाएंगे कि भैया FIR नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरा ट्रांसफर। और अभी आपने देखा है शिवराज सिंह जी भाषण दे रहे थे और एक पुलिस अधिकारी ने सिर्फ इतना सा कह दिया 10 बनने वाली है, तो एक मंत्री क्या कह रहे हैं, एक गांव में फिकवा दूंगा। तो क्या आप लोगों से प्रशासन डरेगा क्या? आप लोगों से प्रशासन डरेगा क्या? ये कह रहे प्रशासन खरीद लिया, ये कह रहे प्रशासन खरीद लिया। महापौर ये जीते थे, उसी के बाद वो महेश परमार जी विधानसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव जीते। हम तो चाहते जब भी खरीद सकते थे, तब भी प्रदेश में सरकार थी, तब भी प्रदेश में सरकार थी, तब क्यों नहीं खरीदा? तब वो विधानसभा का चुनाव क्यों जीते? इनको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस आज इतने नीचे स्तर पे आ गई है कि उनके पास तो कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंदौर में हमने खरीदा, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व की मतलब अफसोस मनाना चाहिए इनके कार्यकर्ताओं को कि हम उनका जो नेतृत्व वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनके ही हेमंत बिश्वा शर्मा जी थे जो बताते हैं कि हम राहुल गांधी जी से मिलने जाते थे तो उनका कुत्ता हमारे जो गिफ्ट की टेबल होती थी हमारे कार्यकर्ताओं की टेबल में, उनके साथ वो उसी प्लेट में से वो बिस्किट खाता था। तो ये कार्यकर्ताओं की ऐसी चिंता करेंगे तो कौन इनके साथ रहेगा? ये जब देश की बात नहीं करेंगे तो कौन इनके साथ रहेगा? जो राम के लिए बात नहीं करेगा वो उसके साथ कौन सी पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता रहेगा? कुछ आखिरी में जोड़, अगर कुत्ता पाला है ना तो दिल से पाला है। अगर बनना है ना, छुआछूत का काम कर रहे हैं, ये कुत्ता उससे क्या मतलब? उस पर वोट ले लोगे क्या आप? और ये बात कर रहे हैं अक्षय कांति बम की, चलो नहीं था टिकट मांग, वो आगे आया था ना, वो आगे आया, वो लड़ा, उस पर दबाव क्यों बनाया? दबाव बनाया, चलो ठीक है, वो उसका नामांकन खारिज हो गया ना, तुमने भाजपा में शामिल क्यों करा? क्यों? अभी जैसे हवा उड़ी कि भाजपा ने दबाव बनाकर अक्षय कांति बम को खरीदा है, क्यों? बोले उस पर ये केस है, उस पर जेल हो जाएगी। तो फिर इनने क्या करा, कोर्ट पे दबाव बनाकर एक लेटर उसको दिलवाया। ठीक है, अभी माहौल क्या बन गया कि अक्षय कांति बम को जेल हो सकती है। पर मैं बता रहा हूँ ये 4 तारीख बाद अक्षय कांति बम जितना पैसा इन सब लोगों के साथ कमाएगा भ्रष्टाचार में, उतना कोई नहीं, क्योंकि उसके बड़े बड़े
कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब पे विजय वर्गीय हमने नहीं लिया। अगर ये खुद लाए तो अक्षय कांति बम के घर के बाहर रात को पुलिस क्यों लगाई गई? तुरंत विजय वर्गीय जी की गाड़ी में क्यों बैठा? वो खुद जा सकता था ना, उसको नहीं लड़ना चुनाव। वो खुद जाके अपना नामांकन लिया था। वो पार्टी को 2 दिन पहले कहता था। लास्ट टाइम पे क्यों दबाव बना रहे हैं आप? आप ऐसा फोटो डाल रहे हैं। अगर भाई साहब आज मैं इधर से उधर जाऊंगा किसी दबाव में, अगर मैं आज इधर से उधर जाऊंगा किसी दबाव में, तो मैं जितना बोल पा रहा हूँ ना उतना उधर से नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हमेशा किसी एक के साथ रहने पर ही आप इतना मुंह खोल सकते हो। अगर आप उधर जाओगे, आप कहीं ना कहीं आप चोर थे। आखिरी में आप क्या जोड़ना चाहते हैं? आखिरी में आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वापस आप चुनाव देखना चाहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी बरकरार रहे, तो कांग्रेस को वोट दीजिएगा और सही रहेगा आपके लिए। इन्होंने तो अपील ही कर डाली। आप क्या जोड़ेंगे इसमें? आखिरी में आप क्या जोड़ेंगे? राधिका खेड़ागरकर जो उनकी कांग्रेस प्रवक्ता है, वो रोती हुई बाहर क्यों आई थी? ऐसी क्या वजह रही कि उनको उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से? ऐसी क्या वजह रही? आप एक सवाल लेके जा रहे हैं। और मैं अंतिम में आखिरी बात यही बोलूँगा, आप ऐसी सरकार को चुनिए जो राष्ट्रवाद की बात करे। आप ऐसी सरकार को चुनिए जो सेना के लिए बात करे, जो सेना को सशक्तिकरण दे, जो नारी को सशक्तिकरण दे। आप ऐसी बात करिए जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करे। आप ऐसी सरकार चुनिए जो विकास की बात करे, जो युवाओं की बात करे, जो आयुष्मान भारत की बात करे, जो विश्व गुरु भारत की बात करे। आप क्या जोड़ेंगे आखिरी में? भाई साहब, मैं एक ही चीज़ जोड़ूंगा कि जो समाज हित की बात करेगा, जो वर्ग हित की बात करेगा, वो देश पर राज नहीं करेगा। जो देश हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हताश हो चुके हैं। इनको ना लोकतंत्र पे भरोसा है, ना प्रशासन पे भरोसा है। अगर ये चुनाव जीतेंगे तो ईवीएम ठीक है, अगर हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है। ये हताश हो चुके हैं, ना इनको जनता पर भरोसा है और देश की जनता को भी इन पर भरोसा नहीं है। मैं आखिरी में इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जो आप गारंटी बांटते फिर रहे हैं? आप इतने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप क्या सीट अकेले खुद के दम पे जीत पाएंगे? क्या आप सरकार बना भी पाएंगे? आप स्वयं से क्वेश्चन करिए। एक समय तुम कह रहे थे कि एक को घेरने के चक्कर में इतने लोग साथ हो गए, तो केजरीवाल को जेल क्यों भेजा? डरते हो क्या? दिल्ली के काम तो डरते हो क्या? मुद्दे हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन हम उज्जैन में ये देख पा रहे हैं कि यहाँ भी देश के ही मुद्दे चल रहे हैं। यहाँ के लोकल मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं। लेकिन आप सभी दर्शकों से यही अपील है कि अपना मत दें, अपना मतदान करें, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं। चाहे कोई हारे या जीते, कोई कहीं जाए, कितना भी बड़ा पार हो जाए, लेकिन मतदान ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप मतदान करें और अपने विवेक का उपयोग करें। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद।